गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सत्यम, अन्वेश, स्वाति, पवन, नीरज, वासुदेव, प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे भाई सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें बरखा या शिल्पी। सर कल हमने बात गरीबी के बारे में की थी। ये ऐड क्यों आता है? आने दीजिए ऐड जो आता है। ठीक है सतीश, बरखा, नीरज, एवरीवन, राम राम भाई सभी को। चलिए तो शुरुआत करेंगे क्लास की। सर कल गरीबी के बारे में बात कर रहे थे आप, तो पहले एक क्विक रिवीजन कराता हूं, 1 मिनट में बात समझिएगा। मैंने जो बताया आपको, देखो जब हम गरीबी रेखा को डिफाइन करते हैं, पॉवर्टी लाइन बनाते हैं, और उसके बेस पर गरीब होता है कोई, तो उसको एब्सोल्यूट पुअर या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम एवरेज इनकम से कंपेयर कर रहे होते हैं, मीडियन इनकम कहते हैं जिससे, तो वो क्या बनती है? रिलेटिव पॉवर्टी। याद रहेगा। अच्छा ये भी याद रखना है कि सर हमारे यहाँ बहुत सारी कमेटियां बनी है गरीबी को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटियों में एक लकड़ा वाला कमेटी बताई थी मैंने, जो कहती है कि राज्यों में गरीबी की रेखा जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यों में जो कीमतें हैं, जो महंगाइयां हैं, वो अलग अलग होती हैं। और एक कमेटी है इसमें, सी रंगाराजन कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, साथ ही एक है वाई के अलग कमेटी, और इसमें एक है रथ और दांडेकर कमेटी। ये सारी कमेटियां जो अलग अलग टाइम पर बनी हैं, इनका संबंध गरीबी के साथ है। और इसी में मैंने आपको बताया कि सर विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। देखो ये एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है सतीश। वो ये है कि विक्शियस सर्कल का मतलब है कि सर यहां पर जो दुष्चक्र है, इसका मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो कि अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब इंसान जो होता है वो गरीबी की कैटेगरी में ही बना रह जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो गरीब होता है उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नया एफर्ट्स करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्टडी को आगे पूरा कर सके। उसके पास पैसा नहीं है कि वो कोई कारोबार शुरू कर सके, पैसा नहीं है कि वो अच्छा खाना खा सके, अपने मेंटली स्ट्रांग हो सके। ये सब कुछ नहीं मिल पाता गरीब होने से, और यही वजह उसको गरीबी बना रखती है। तो ये एक विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता का दुष्चक्र कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसके अलावा मैंने कहा था गरीब कौन है, बीपीएल, एपीएल कौन है, और इसमें एक एचसीआर निकाला जाता है जिसे हमने हेड काउंट रेशो कहते हैं, जो बताता है कि हमारे देश या राज्य में कितने % लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, यानी गरीब होते हैं। बात समझ में आई हो अगर एक बार तो यस कह दें। और उसके बाद अब आगे की कहानी मैं बताने वाला हूं। आज हम बात बेरोजगारी के विषय पर करेंगे। बिल्कुल आराम से सुनना समझना, आपका अपना है ये, क्योंकि बेरोजगारी से भली भांति परिचित है आप, खुद के बारे में जितना जानते हैं। क्योंकि हम जब भी बेरोजगार की बात करते हैं तो हम मिरर के सामने अगर खड़े हो जाएं तो खुद को रियलाइज कर लेंगे, बेरोजगार को रियलाइज कर लेंगे। लेकिन इस बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें गलत इंटरप्रेट करती हैं, यानी हम गलत तरीके से समझते हैं। पहले उसको सही समझना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी होती क्या है वो क्लियर होना जरूरी है पहले तो। और ज्यादातर एग्जाम में आपके इसके टाइप को लेकर सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी के जो प्रकार हैं उनसे सवाल बनता है कि ये कौन सी प्रकार की बेरोजगारी है। देखिएगा, देखो हर वो इंसान जो किसी कार्य को करने की इच्छा और योग्यता रखता है। दो बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। किसी भी काम को करने की विलिंगनेस टू वर्क एंड एबिलिटी टू वर्क, ये दोनों हो अगर, और उसके बाद काम ना मिले, तभी वो बेरोजगार होगा। यानी इसका मतलब है सर जिन लोगों के पास विलिंगनेस नहीं है लेकिन एबिलिटी है, या एबिलिटी नहीं है विलिंगनेस है, तब वो बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि जिनके पास दोनों हैं और फिर भी काम नहीं मिला, वो बेरोजगार हैं। अगर मैं ये कह दूं, इसका मतलब सर एक एग्जांपल के तौर पर कि हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, एक एग्जांपल है ये, और इस 140 करोड़ में से मैं ये कहता हूं कि 60 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार है, कोई काम है, जो वर्किंग है। तो मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं? अगर मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, 140 करोड़ में 60 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, वर्क है, तो बताओ कितनों के पास बेरोजगारी है? तो आप कहेंगे कि सर 80 करोड़ बच गए ऐसे जो कि बेरोजगार है। मैं कहूंगा नहीं, 80 करोड़ बेरोजगार नहीं, बल्कि आप ये कहो 80 करोड़ जो है वो नॉन वर्किंग है सर। क्योंकि इन 80 करोड़ लोगों में जो रह गए, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इन 80 करोड़ में बच्चे भी तो शामिल है। बच्चों का मतलब होता है जिनकी एज 14 साल तक है। इसके अंदर सीनियर सिटीजन भी शामिल है। इसका मतलब होता है जिनकी एज 60 या इससे अबव हो चुकी है। या इसके अंदर वो भी लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, जो विकलांग, दिव्यांग है, किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं,
ऐसे जो लोग मजबूर हैं वो भी शामिल है इन 80 करोड़ में, वो भी काम नहीं कर रहे। और 80 करोड़ में वो भी शामिल है सर जिनको कार्य करने की इच्छा नहीं है कि हमें क्या करना है कमाकर, बहुत है हमारे पास। और इन्हीं 80 में वो लोग भी हैं सर जिनके पास विलिंगनेस और एबिलिटी है लेकिन वो काम नहीं मिल पा रहा उन्हें। ये सारे लोग हैं 80 करोड़ में, ये सभी है ना 80 करोड़ में। अब इनमें से आप बच्चों को बेरोजगार नहीं कह सकते, इसको हटाओ। सीनियर सिटीजन बेरोजगार नहीं, इनको हटाओ। डिसेबल्ड नहीं, नॉन विलिंग नहीं, सिर्फ बेरोजगार कौन है? जिसके पास विलिंगनेस एंड एबिलिटी है। मतलब इस 80 करोड़ को अगर मैंने बेरोजगार कह दिया तो गलत हो जाएगा। इस 80 करोड़ में से इनकी संख्या कितनी है वो देखो पहले, सिर्फ वो बेरोजगार होंगे। नोट नहीं करना, जो नोट करना है मैं लिखवाऊंगा आपको, बस समझना भाई रजीत। तो आपने कहा सर ये बात सही है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ हैं रोजगार तो 80 करोड़ बेरोजगारी वाली कहानी गलत हो जाएगी। हम इसको देखेंगे, इसीलिए हम सबसे पहले, बात समझ रहे हो ध्यान से, हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं सर, जब हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर एक बात कैलकुलेट करते हैं कि हमारे देश में लेबर फोर्स कितनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमारी कुल आबादी जो है सर वो 140 करोड़ है, लेकिन हम इसमें सबसे पहले निकालते हैं लेबर फोर्स। मतलब हम ये देखते हैं कितने लोग हैं जो 15 से लेकर 59 साल की एज में हैं, क्योंकि 15 से नीचे वाले नहीं लेने, 59 के ऊपर वाले नहीं लेने। कितने लोग जो इस एज में हैं और जो कोई काम करने की इच्छा भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं। दो बातें हो गई, एक तो एज का क्राइटेरिया और उसके अलावा विलिंगनेस और एबिलिटी की बात करते हैं। अब इन लोगों को कहेंगे ये वो लोग हैं देश में जो जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, 15 से लेकर 59 वाले हैं। और इनमें से जिनको काम मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं सर, मान लेते हैं वो है देश में वर्कफोर्स। जिनको देश में काम मिल गया वो है देश में वर्कफोर्स जो काम करने लगे। अब मुझे बताना कि अगर मुझे बेरोजगारी निकालनी हो तो कैसे निकालूं? सर इतने लोग काम करना चाहते हैं, इतने लोगों को काम मिल गया, इसको अगर मैं माइनस कर दूं, जैसे मान लो, कैसे पता चलेगा लेबर फोर्स? मैंने बताया ना कि भाई यहां विलिंग और एबल देखा जाएगा। सर बच्चों की संख्या को हटा दिया जाएगा, डिसेबल की संख्या को हटा दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन को हटा दिया जाएगा। अब जब ये सेंसस वगैरह होता है तो उसमें सारी बातें पूछी जाती हैं। फिर हमने कहा सर मान लो 140 करोड़ में, एग्जाम्पल के लिए कि सर 105 करोड़ ऐसे निकल कर आए जो बच्चे सीनियर सिटीजन हटाने के बाद, ये है लेबर फोर्स। अब मैंने कहा 105 में से 60 करोड़ को काम मिल गया, तो बताओ कितनों को नहीं मिला? आपने कहा सर अब इसका मतलब है 55 करोड़ को नहीं। हाँ, उनको बेरोजगार कह सकता हूं मैं। तो ये सवाल पूछेगा कि बेरोजगारी का फॉर्मूला क्या है, तो जो बच्चे यहां से माइनस करेंगे पॉपुलेशन में 60 करोड़, वो गलत हो जाएगा। जो लेबर फोर्स निकाल के माइनस करेंगे इसे, वो सही रहेगा। इसीलिए हम इसका परसेंटेज निकालते हैं कि देश में कितने प्रतिशत है, देश में जो लेबर फोर्स है वो कितने प्रतिशत है और देश में बेरोजगारी जो है वो कितने प्रतिशत है। बात समझ में आई है? यस कहना अगर बात समझ में आई है। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे सर कि हमारे पास हमारे देश में कितने प्रतिशत लेबर फोर्स है। अगर मैं ये निकालना चाहूं तो लेबर फोर्स कितनी है, आप कहोगे सर 105 करोड़ है, 140 करोड़ में से इसका परसेंटेज निकाला जा सकता है कि भाई हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में से 105 करोड़ जो हैं वो लेबर फोर्स है, तो कितने प्रतिशत हुई ये पूछ लेगा। अच्छा, अगर पूछे कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं, तो आपने कहा 55 करोड़ को बेरोजगार माना है और ये टोटल 105 करोड़ में से थे, यानी 55 करोड़ को काम नहीं मिल पाया 105 करोड़ में से, तो यहां से निकलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अरे सतीश मेरे भाई 105 करोड़ कैसे आया? मैंने ये मान लिया भाई कुछ तो बच्चे भी हैं ना। अब ये जनगणना में पता चल जाता है ना हमारे देश में कितने बच्चे हैं जो 14 साल तक के हैं, ये तो कैलकुलेशन आ जाएगी। कितने हैं जिनकी एज 60 या इससे ऊपर हो चुकी है, वो भी कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर कितने ऐसे जो डिसेबल्ड हैं, भाई जब सारी जानकारियां लेते हैं तो उसमें डिसेबिलिटी का पता कर लेते हैं कि इतने डिसेबल्ड भी हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं, वो एज्यूम कर लिया जाता है। एनएसओ जो डिपार्टमेंट लेकर आता है, इसे सारा डेटा लेकर आता है एनएसओ, वो यहां लेकर आता है कितने लोग क्यों नहीं कर रहे। भाई कोई आपसे पूछेगा डिपार्टमेंट आकर, सरकारी डिपार्टमेंट, कि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन करा, मतलब काम करना चाहते हैं, है ना भाई ऐसा, तो पूछेगा जॉब क्यों नहीं कर रहे भाई, तो जॉब इसलिए नहीं कर रहे, नहीं करनी है हमें।
तो ये एक आंसर अलग है, जॉब मिल नहीं रही है आंसर अलग है। तो हमने इन सबको हटाने के बाद मैंने कहा ना 15 से 59 साल वाले लोगों को ले लिया, अगर इसको कहा लेबर फोर्स, यही हो गई। लगभग मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, कोई जरूरी नहीं 105 हो, 100 करोड़ या 110 करोड़, कुछ भी हो, फिलहाल इसे लेबर फोर्स कहते हैं। ये निकालने के बाद निकलती है बेरोजगारी। तो अब हमसे पूछेगा कि 55 करोड़ को काम नहीं मिल पाया, कितने में से? 105 करोड़ में से। मेरे भाई पवन, मेरे शब्द को ध्यान से सुना करो। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार शब्दों को सुना करो। आप ये छोड़ दो 105 क्या है 55 क्या है, मैं कह रहा हूं कि भाई 105 लोग हैं देश में। देखो, लेबर फोर्स क्या होती है? जो काम करना चाहते हैं वो सारे लोग। मेरी बात समझो। अब उनमें से किसको मिला और किसको नहीं मिला वो अलग बात हुई ना। भाई मेरे एक बात समझो, पहले ध्यान से समझो। सर हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, एक एग्जांपल है ये, कुछ और नहीं है, बस कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं, छोड़ो इस बात को। सर इसमें से बच्चे हटाओ, सीनियर सिटीजन हटाओ, डिसेबल हटाओ, नॉन विलिंग हटाओ। अब बताओ इसके बाद कितने लोग हैं जिनको काम मिल सकता है, जो लोग काम कर सकते हैं? बात समझो दोबारा से। चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, सीनियर सिटीजन है, डिसेबल्ड है या नॉन विलिंग है, ऐसे लोगों को हटाकर मैंने कहा इन सबके बाद अब बचे 105 करोड़। ठीक है, बोलो हाँ। पहले बोलो हाँ कि हाँ सर बच गए। मान लिया मैंने एग्जांपल कि ये सारे मिला के 35 करोड़ है, इनको हटा दो क्योंकि सर ये कोई काम नहीं करने वाले, ना इनके पास विलिंग है या इनके पास एबिलिटी, इनको बिल्कुल छोड़ दो, इनको हटा दो यहां से। अब बचा 105 करोड़। ये कौन है? तैयार है, रेडी है। इसको बोला मैंने लेबर फोर्स। अब आपने कहा इनमें से 60 करोड़ को काम मिल गया और इनमें से 55 करोड़ ऐसे हैं जो इच्छा रखते पर काम नहीं मिला। भाई 60 को काम मिल गया और 55 ऐसे जिनको काम नहीं मिल पाया। तो जिनको काम मिल गया उनको बोलेंगे वर्क फोर्स, और जिनको काम नहीं मिल पाया उनको बोलेंगे बेरोजगार। तो कहां से आया 60 करोड़, कहां से आया 55 करोड़? तो भाई ये तो कैलकुलेशन है बस, जस्ट कि हाँ हमने मान लिया सर 60 की जगह कुछ भी रख दो, मतलब इतना है कि 100 इसमें से जितने लोगों को काम मिल गया उसके बाद बाकी बच्चे बेरोजगार हो गए। अब बताओ समझ में आई बात? तो बात समझ में आई तो बताना। अब पहले क्या कर रहे थे? पहले आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर रहे थे, ये नहीं करना था, इसमें से करना है। ये निकाला जाएगा पहले। तो लेबर फोर्स क्या है सर? रोजगार और प्लस बेरोजगार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है लेबर फोर्स। यस सर, अच्छे से आगे चलो। तो जो मैं कहूं वो आप लिखेंगे भाई। पहली स्लाइड आराम से लिखिएगा, बिल्कुल आराम से। मैं कहता हूं जल्दी कोई नहीं है हमें। हम क्लास की संख्या गिनकर नहीं पढ़ाई करते ना, क्लास के नंबर मत गिनिएगा। क्लास बढ़ती है बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात आनी चाहिए समझ में। नोट करेंगे भाई। देखो, अमूमन अगर कोई अनएम्प्लॉयड है और वो काम कर रहा है तो अच्छी बात है, नो डाउट। अगर कोई डिसेबल्ड, माफ कीजिएगा, डिसेबल्ड है और वो काम कर रहा है तो अच्छी बात है, रोजगार में आ गया। लेकिन अगर वो डिसेबल्ड है और काम नहीं कर पा रहा इस वजह से, तब उसको बेरोजगार भी नहीं मानते, क्योंकि वो उसकी डिसेबिलिटी है ना उसका कारण। अगर हम उसको बेरोजगार मान लेंगे तो फिर सरकार उसके लिए कोई योजना नहीं ला पाएगी। तो इसीलिए अगर कोई सीनियर सिटीजन है मान लो काम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है सीनियर सिटीजन, तो भी वो बेरोजगार नहीं माना गया, क्योंकि बेरोजगार की कंडीशन है कि 15 से 59। गवर्नमेंट उन्हीं के लिए कोशिश करती है, उससे ज्यादा या उससे कम वालों के लिए कभी नहीं करती। ठीक है।
चलिए, क्या क्या बात समझ में आ गई आपको? एक व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक और योग्य हो, दो शर्त लगा दी है इसमें मैंने, और फिर उसे कोई जॉब ना मिले, काम ना मिले। जितने लोग विलिंग और एबल टू वर्क हो, वो सारे के सारे जो 15 से 59 में आते हैं, विलिंग और एबल होते हैं, वो सारे कहलाते हैं लेबर फोर्स। उसके बाद जो लोगों को काम मिल गया, जो इस समय वर्किंग में है, रोजगार में है, वो कहलाते हैं वर्क फोर्स। यानी इतने लोगों में से इतने लोगों को काम मिल गया, तो वही घटाने पर बच जाता है बेरोजगार कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कितने। फॉर्मूला आ चुका है एग्जाम में, फॉर्मूले को याद रखिएगा सर। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिए। जल्दी से डन वन करिए, किसी एक भाषा में ही लिखिए भाई, दोनों में जो लिख रहे होंगे फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना भाई। कोई ऐसा हो जो दोनों लैंग्वेजेस में लिख रहा हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। 18+एज क्यों नहीं करते? देखो 18 क्यों नहीं करते प्रभाकर सर, या 15 क्यों लिया, 18 क्यों नहीं लिया? देखो एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, जो बच्चों का जो चाइल्ड वाला एक्ट होता है ना, वो 14 साल के लिए ही बैन करता है, आपको याद रखना है। 18 साल की बात नहीं है उस कानून में। तो जब बात 14 साल के एक्ट की हो रही है सर, लेबर एक्ट की, तो इसीलिए 15 के बाद वो कानून काम कर सकता है कानूनी तौर पर। डेंजरस काम को नहीं कर सकता 18 तक, ये अलग बात है। अच्छा, अब मेरी बात समझना। तो मैंने आपसे ये कहा कि सर हमारे देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर मुझे निकालना हो कि कितने परसेंट लेबर फोर्स है मेरी, मैंने क्या बताया, सोच के बताओ। मैंने कहा अगर ये निकालना हो कितने परसेंट बेरोजगारी की दर है, कितने लोग बेरोजगार हैं देश में, परसेंट में निकालना हो, मुझे ये निकालना हो कि देश में कितने परसेंट लोग जो है वो काम कर रहे हैं, देश में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, यानी मुझे ये सब कैलकुलेट अगर करना हो तो देखो याद रखो, जब हम ये कहते हैं कि सर हमारे देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स। और देखेंगे कि देश की टोटल पॉपुलेशन, अभी लिखना नहीं है, यानी कुल आबादी जो है वो कितनी है। तो इसीलिए देखो यहां पर आएगा हमारे पास कि हमने इन सबको लिखेंगे, ऐसा मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए चलिए। तो सर यहां पर एक सवाल तो ये आएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम शक्ति, साथ में लिखेंगे भाई सहभागिता दर। इसका फॉर्मूला पूछेगा, आप मुझे फॉर्मूला बताओगे क्या है फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। इसका फॉर्मूला ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा, इसको लिखेंगे फिर साथ में हम इसका फॉर्मूला। अच्छा, एक है पार्टिसिपेशन रेट, यानी देश में कितने लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो उन पर डिपेंडेंट है, यानी सहभागिता दर। इसको कैसे निकालें? अच्छा, इसके बाद देश में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो कौन लेकर आता है? तो याद रखना, गरीबी हो या बेरोजगारी हो, इसकी रिपोर्ट बनाएगा नीति आयोग और इसका डेटा लेकर आएगा कि भाई कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसको अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा, ये कौन करेगा? इसको कलेक्ट करने का काम जो है वो एनएसओ का होगा। मैंने कल भी बताया आपको, और इससे पहले राष्ट्रीय आय में बता चुका हूं मैं सर कि एनएसओ जो विभाग है, जो दिल्ली के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, इसका काम क्या है? बेरोजगारी के आंकड़े लेकर आना, बेरोजगारी के आंकड़ों का संग्रह करना, उसका कलेक्शन करना, है ना। और इसके अलावा अगर पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कौन बनाएगा, तो ये भी हम जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जैसे अभी अगर राज्यों की बात करें तो हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट बनेगी उसको पब्लिश करेगा कौन? तो वो काम होगा नीति आयोग।
ठीक है, बेरोजगारी रिपोर्ट का प्रकाशन नीति आयोग करेगा। ठीक है भाई, साथ साथ लिखना। तो कैसे निकालोगे फॉर्मूले, देखो आप कहोगे देश में जितनी भी लेबर फोर्स है, जितनी भी श्रम शक्ति आपने बताई कम करी, जब उसको भाग करेंगे देश में टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या से और गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए तो 100 से गुणा करना ही पड़ता है, इससे निकल जाती है हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, मुझे निकालना बेरोजगारी दर, तो जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं कर रहे, सर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो कितने हैं, और डिवाइड में क्या रखना है वो समझना है। सर यहां डिवाइड में रखेंगे लेबर फोर्स कितनी है, हमारी लेबर फोर्स यानी जो लोग काम करने को तैयार थे उसमें से कितने लोग बेरोजगार रह गए, इसको निकालेंगे, मल्टीपल तो 100 से करेंगे, तब ये बेरोजगारी की दर आएगी। और सर इन फ्यूचर वर्क फोर्स इंडिया विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो फ्यूचर में तो ऑब्वियस इंक्रीज ही करेगी, अभी कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं सर, जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, वो कितने परसेंट है देश की टोटल पॉपुलेशन में से, इसको निकाला जाएगा। इसको मल्टीपल तो 100 से ही करेंगे परसेंटेज में, वर्क फोर्स को डिवाइड करके देखिए टोटल आबादी से अगर, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपेशन, की देश में इतने परसेंट आबादी काम कर रही है। ठीक है सुष्मिता, तो वर्क फोर्स डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन रखना है, लेबर फोर्स नहीं रखना, यहां कुल आबादी से निकाला जाता है। तो इन तीनों को नोट कर लीजिए और जल्दी से ये सारी बातों को लिख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। चलिए, साथ साथ डन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, बार बार आते हैं, वो क्या है, इसके टाइप्स के बारे में है। मेरी बात समझना, देखो पार्टिसिपेशन का मतलब है कि देश की कुल आबादी में, इसका मीनिंग यही है कि देश की कुल आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लो देश में 100 लोग हैं, परसेंट में निकलता है 100 होते हैं, सर देश में अभी इंडिया का कितना वो समझो, इंडिया का पार्टिसिपेशन रेट आता है 38% लगभग। इसका मतलब यह है कि अगर देश में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 38 लोग काम करते हैं, रोजगार वाले हैं, और इसका मतलब यह है बाकी के 62 लोग जो है वो काम नहीं करते। 100 में से बाकी के 62 लोगों का खर्चा जो होगा वो इन्हीं 38 की आय पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब 38 लोग जो कमा रहे हैं 100 में से 38 लोग अपना भी खर्च तो कर रहे होंगे, और इन 62 जो लोग हैं ये भी उन्हीं पर डिपेंड हैं। तो यहां से हमें ये निकलता है कि कितने लोग वर्किंग में और कितने परसेंट लोग जो हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। ये इंडिया का डेटा एक्चुअल में। अब आप कहेंगे क्यों, कि देखो ज्यादातर आप सोचिए ना, इंडिया की आधी आबादी तो महिलाओं की है, और उस आधी आबादी का बहुत कम परसेंट है, क्योंकि ज्यादातर हाउस वाइफ हैं, फैमिलीज हैं, लोग नहीं चाहते, कल्चर नहीं है कि महिलाएं काम करें। तो आधी आबादी तो आप वैसे ही कह लीजिए ना जो बेरोजगार रहेगी, क्योंकि उसमें से कुछ परसेंट, 1-2% की बात होती है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया में, उनके अलावा बाकी सब हाउस वाइफ यानी फीमेल्स को काम नहीं करते। फिर जो लड़के भी हैं उस लड़कों में भी बच्चे भी हैं, उन लड़कों में सीनियर सिटीजन भी हैं, डिसेबल्ड भी, उनको भी हटा दिया जाए तो देश में 40 लोग भी हैं 100 में से जो काम नहीं करते। इससे ये पता चलता है कि और कितने ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं। तो हमें इसको क्या करना है, हम इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। हम इसको अगर 40 के ऊपर ले जाए पहले तो, और 50 के ऊपर, तब आप कहेंगे कि देश तरक्की करेगा। इसे कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, इसकी एक एक बात क्लियर करना। अब देखो जो हमारे यहां बेरोजगारी है, अब मैं आपसे कहूं कि बेरोजगारी आती किस तरह से है, बेरोजगारी आएगी किस तरह से, तो अब बताओ मुझे। अब कहोगे सर जो बेरोजगारी हमारे पास आएगी, देखो अलग अलग कारणों से आती है। मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों बेरोजगार हो, आप बताओ अपने बारे में। अगर बेरोजगार हो तो आप कहोगे सर हमने एजुकेशन तो ली है,
हमने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स किया है, कोई कोर्स किया है, जो भी करा है आपने, लेकिन हम एजुकेटेड हैं फिर भी बेरोजगार हैं। तब ऐसी बेरोजगारी चाहे गांव में हो या शहर में हो सर, इसी को बोलते हैं एजुकेशनल। ये इसलिए हुई ना ताकि एजुकेशन है फिर भी बेरोजगार हैं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो मैं ये कहूं कि वो इसलिए बेरोजगार हो गया क्योंकि सर काम करने का तरीका बदल गया। सोचो जरा, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप या नहीं? उम्मीद करता हूं करते होगे, चाहे एक बार करो या 10 बार करो। आप मुझे बताओ कि आप किसी शॉप पर जाते हो, जिस शॉप पर आप पहले भी जाते थे और आप देखते थे कि सर बहुत काम था, बहुत भीड़ रहती थी दुकान पर, 10 लोग यानी 10 सेल्समैन होते थे फॉर एग्जाम्पल। आज उस दुकान पर जाओ तो आपको 8 मिलेंगे या 7 या 6 मिलेंगे सर। 2 लोगों को काम से हटा दिया गया, क्यों? देखो, तो आप कहोगे सर ये क्या हुआ कि हमने ई कॉमर्स को अपना लिया, यानी हमने ऑनलाइन शॉपिंग को अपना लिया। अब जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसके फायदे भी हैं, बहुत सारे नए नए लोगों को काम मिला। आजकल देखो डिलीवरी बॉय बहुत बने हुए हैं, सही पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन यहां 2 लोग जो हटे वो किस कारण से हटे? इस दुकान के 2 लोगों को क्यों हटाया गया सर? काम कम हो गया अब तो भाई, बहुत सी पब्लिक ऑनलाइन कर लेती है शॉपिंग। तो इन 2 लोगों को हटाने का कारण क्या है? आप कह सकते हो सर टेक्नोलॉजी बदल गई है, डिमांड का तरीका बदल गया है। जो डिमांड पैटर्न था ऑफलाइन बाजार का वो ऑनलाइन की तरफ चला गया है, इसलिए उस दुकान पर अब लोगों की जरूरत कम हो गई है। या ये कह लीजिए, आप देखो ध्यान से लाइफ में कि सर बहुत सारे लोग जो किसी काम के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी बदलती है ना तो उसके बाद वो उतने एक्सपर्ट नहीं रह जाते। और उसमें देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके आसपास के एरिया में, अपने आसपास के एरिया में देखना, कुछ साल पहले तक आपने देखा होगा एक टीवी को ठीक करने वाली शॉप हुआ करती थी। टीवी ठीक करने वाली शॉप्स हुआ करती थी जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज को ठीक करती थी, कलर टीवीज को ठीक करती थी। देखो, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को ठीक करने वाला था उस दौर का वो बहुत बड़ा मैकेनिक माना जाता था। एक समय ऐसा भी था, बहुत रेयर घरों में टीवी होता था और उसके लिए अगर कुछ भी खर्चा हो जाए तो एक अमाउंट पे करना पड़ता था बड़ा सा, क्योंकि हर कोई नहीं जानता था ठीक करना। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखोगे ना लाइफ में, तो आपको क्या नजर आएगा? तो आपको ये बात नजर आएगी कि सर जैसे जैसे कलर टीवीज आए वहां पर, तो कुछ लोगों ने तो अपनी टेक्नोलॉजी सीख ली नई वाली, लेकिन कुछ रह गए, नहीं कर पाए। एज के साथ होता है सब कुछ कनेक्शन। अब उसके बाद एलसीडी आ गए और आज एलईडी आ गए। आज बहुत सा ऐसे एरिया देखता हूं मैं जहां पर इस तरह की कोई शॉप नहीं बची है, क्योंकि अब कुछ भी कमी होती है, खराबी होती है, तो हम डायरेक्ट कंपनीज को से ही बुलाते हैं, किसी मैकेनिक को। जो उस व्यक्ति का जो रोजगार गया, उसकी जो कमी आ गई सर, वो क्यों आ गई? डीवीडी प्लेयर्स हुआ करते थे कभी, अच्छा इसका बड़ा अच्छा चला करता था, डीवीडी प्लेयर्स के वीसीआर हुआ करते थे सर, ये केबल वाले हुआ करते थे। ये सब लोगों का काम बंद हो गया आज के दौर में, क्योंकि अब तो आपने डिश टीवी लगा लिया है, एंटीना लगा लिया खुद का अपना, या डीवीडी प्लेयर्स की अब कोई जरूरत नहीं रही है सर। तो वक्त बदलने पर जो बेरोजगारी बढ़ती है ना, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। यही पूछेगा एग्जाम में ऐसे ही आपसे। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बातों को गहराई से समझना है सर, ये स्ट्रक्चरल हो गया। यानी यहां जो लेबर है वो अब एबल नहीं है, नए काम की जो जरूरत है उसके हिसाब से, यानी एबिलिटी कम हो गई है लेबर की, काम करने वाले की, नए काम आगे निकल गया है। अच्छा, जहां पर जितने लोगों की जरूरत है किसी भी काम में, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम करें तो क्या होगा भाई? किसी भी काम को करने में जितने लोगों की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा लोग काम पर लगा दिए तो क्या होगा? आप कहोगे होगा कुछ नहीं, काम होगा इस देश में, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाले लोग हैं उनसे कुछ इंक्रीज नहीं करेगा। अगर उनको वहां से हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको वहां से हटा भी दिया जाए उत्पादन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो एक्स्ट्रा में है, जैसे एग्रीकल्चर में होता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ लेबर ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन जीरो है, करे तो जीरो, ना करे तो भी जीरो ही रहेगा इसका मतलब। तो यहां पर आप कहोगे जो एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट होती है वो डिस्गाइज्ड है। अच्छा, जो आप कंपनी को तो पड़ेगा ना सतीश, इसके अंदर नहीं पड़ता है डिस्गाइज्ड में, क्योंकि सर डिस्गाइज्ड का मतलब ही ये होता है ना कि जो हमारे पास उत्पादन हो रहा है वो उतना ही रहेगा। इसका मतलब ही ये है उसका उत्पादन उतना ही रहेगा अगर उसमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा थे वहां पर, उनकी जरूरत ही नहीं थी। अब जिस काम को कंपनी पैसा तो देगी उस काम को, वही मैं कह रहा हूं आपसे कि कंपनी उसको पैसा देगी
और उसकी एबिलिटी को यूज नहीं होगी, तो इसका मतलब वो पैसा ले ले अलग बात है, पर वो छिपा हुआ बेरोजगार है। जरूरत है कि उसको सही जगह पर लगाया जाए, तभी उसको दिया जाए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, कंपनी तो रखती नहीं ना किसी को ऐसे। कंपनी में कोई होगा जो काम ना करे, पैसा ले ले? कंपनी तो काम करने वालों को भी पैसा ना दे ऐसा सोचती है। तो ऐसा वहां होता है जहां अपना काम होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में सारे लोग लग गए परिवार वाले। सर नहीं भी लगते तो भी हो जाती खेती आराम से, फिर भी वाइफ भी लग जाती है, माँ बेटे सब लग जाते हैं उसके अंदर, परिवार के सभी लोग। ऐसा कंपनियों में तो अमूमन होता नहीं है। तो मैंने कहा आपसे कि सर ऐसा कहां होता है, आपने देखा है ज्यादातर एग्रीकल्चर में पूरी पूरी फैमिली, या गांव में कोई एक्टिविटी आप करते हो, वहां पूरी पूरी फैमिली लग जाती हैं, जिसमें कुछ लोग ना भी लगे तो काम हो जाएगा। देखने में लगता है कि सबने मिलकर इस उत्पादन को किया। अच्छा, जब हम एक जगह जॉब करते हैं और उस जॉब को छोड़ देते हैं, भाई ऐसा होता है, भाई हम जॉब करते हैं एक जगह छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। जब एक जगह जॉब करते हैं और वहां छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो अमूमन अगले ही दिन से नहीं जाते हैं, या कोई चला जाए अलग बात है। अब कई बार जॉब शिफ्ट करते हैं, भाई एक जगह जॉब छोड़ दी, अब दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। सर 1 महीने 2 महीने बाद मिली, कई बार तो कई कई महीनों बाद मिलती है, सालों बाद मिलती है, कोई भी बात हो। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कि आपने जॉब शिफ्ट करी और इस बीच में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, जो भी आपने छूट तोड़ दी है, तो इसे बोलते हैं कि ये टेम्परेरी हो गई। सर इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी है, ये परमानेंट नहीं है, अपने जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, ये फ्रिक्शनल कहलाती है, आंशिक बेरोजगारी कहलाती है। अब समझ में आ रहा होगा आपको। सर हर एक बेरोजगारी का अपना कारण है। टेक्नोलॉजी बदल जाए तो उसको अलग कहेंगे, एक्स्ट्रा लोग काम करें तो उसको अलग कहेंगे, जो पढ़ा लिखा हो और फिर बेरोजगार हो तो अलग नाम है, जो जॉब शिफ्ट करेगा तब बेरोजगार होने पे अलग नाम है। और जो देश है हमारा, सर देश हमेशा तरक्की तो नहीं करता भाई, देश हमेशा सर्कल की तरह चलता है। देश देश का मतलब ये एक, सर देश कभी ऊपर तरक्की करने चला जाता है तो देश कभी नीचे भी आ जाता है। भाई देश कभी तरक्की करता है तो देश कभी नीचे भी आता है। जब देश में तरक्की होगी तो रोजगार बढ़ेगा, और जब देश नीचे जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसा होता है ना भाई। कोई भी देश है सर उसकी तरक्की पर डिपेंड करेगा कि अगर तरक्की बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट आएगा, रिफॉर्म करेगा, वो आगे की तरफ रिकवरी की तरफ होगा तो रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अगर उसकी स्थिति खराब हो जाएगी तो उसे साइक्लिकल कहते हैं। सर साइक्लिकल मतलब उसकी इकोनॉमी के हालात कैसे, जैसे मंदी आ जाए। कोविड में क्या हुआ था, तो कोरोना में मंदी आ गई, तो मंदी आएगी तो बेरोजगारी आएगी, काम नहीं होगा देश में, तो उसे साइक्लिकल। तो ऐसे आपको याद करने एक एक नाम। तो आपने कहा स्ट्रक्चरल क्या है मेरे दोस्त, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया सतीश। फोकस ई कॉमर्स का एग्जांपल दिया। मैंने ये कहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरी तरफ जो दुकान वाला है, जिस दुकान में 10 लोग काम करते थे वहां से अब लोग कम हो गए। जो ऑफलाइन काम होते थे, दुकान वाले कह रहे हैं कि कोई आ ही नहीं रहा है, ग्राहक आजकल कम हो गए पहले से। अब यहां से जो लोग कम होंगे, जिन लोगों को हटाया जाएगा, जो बेरोजगारी की तरफ चले जाएंगे लोग, वो बेरोजगारी की वजह क्या बनी? आपने कहा टेक्नोलॉजी बदल गई है, डिमांड का तरीका बदल गया है। तो डिमांड का तरीका बदलना, टेक्नोलॉजी बदलना, इस कारण जो बेरोजगारी आती है। तो जब जब आप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आते हो, एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप ये सोचिए कि जब ऑफलाइन, बहुत ध्यान से सुनना, जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, एक क्लास में कितने स्टूडेंट रहते होंगे? 40, 50, 100, 200 नॉर्मली तौर पर। अब मेरी बात समझो, ये 40, 50, 100, 200 लोग रहते होंगे सर एक क्लास में, उसके लिए एक टीचर उनको पढ़ाता होगा। आज यकीन मानिए कि एक एक बैच में कई कई हजार, लाखों की तादाद में भी स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन में। सर अगर उन 1000 बच्चों को पढ़ाना होता, जहां 5 टीचर काम कर रहे थे ऑफलाइन में, 10 टीचरों को काम मिलता, वहां ऑनलाइन में जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो एक एक टीचर ही पढ़ा रहा है उन सभी को ही। तो सोचिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई। भाई ऑब्वियस है ना, ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सर। ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि एक टेक्नोलॉजी बदल गई तो वहां पर, अब क्योंकि एक इंसान सारों के सामने, लाखों के सामने प्रेजेंट हो सकता है, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता था। तो अल्टीमेट अब ये बात है ना सर, इसके बेनिफिट भी मिल रहे हैं, लेकिन इसका दूसरी तरफ, तो इसीलिए आप देखेंगे सर बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको की अच्छी बात उनको मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे हैं जो ऑफलाइन के समय बहुत अच्छे से थे लेकिन अब नहीं रह पाते क्योंकि इतना रहा नहीं है सर। मैं एक बात बता रहा था भाई, मुझे नहीं पता भाई
ये तो सर की टीम को पता होगा, कंपनी को पता होगा, हमें नहीं पता भाई। चलिए, तो आपने कहा सर ये सारी बातें हैं, बस आपको जो मैं कहूंगा वो लिखना है, समझना है, तो बस इतना मैंने आपसे कहा, वो लिख लीजिए। चलिए मेरे साथ लिखिए। पहला, क्लास पूरी तरह लाइव है भाई, क्लास लाइव ही होती है प्रभाकर और अंशु मेरे दोस्त। चलो, तो आपने कहा स्ट्रक्चरल बेरोजगारी किसे कहते हैं सर? तो मैंने कहा जब बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण, तकनीक में परिवर्तन के कारण, इसको नोट कर रहे हैं? या मैंने क्या कहा, मांग की प्रवृत्ति या प्रकृति, मांग प्रवृत्ति, डिमांड का तरीका में परिवर्तन के कारण, या अपर्याप्त श्रमिक क्षमता, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो हो गई संरचनात्मक के अंदर, तो नोट करो। जब आपने कहा टेम्परेरी पीरियड में हो, जॉब शिफ्ट के लिए, तब उसका नाम फ्रिक्शनल, ऐसे याद करना। जब देश की स्थिति जैसे मंदी आने पर हो तो वो साइक्लिकल है। पहले नोट कर लीजिए, फिर कोशिश करूंगा आज कुछ क्वेश्चन भी करा दूं। जितनी जल्दी नोट करेंगे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सारे डाउट सॉल्व कर देता है आपके, क्वेश्चन सॉल्व कर देता है सारे डाउट्स को। इसको जल्दी से लिख लेंगे भाई। डन करें तो कमेंट कर दें भाई कि डन हो गया भाई। टेक्निक बदले, डिमांड का तरीका बदले, लेबर की एबिलिटी कम हो जाएगी ना भाई। पुरानी लेबर है, जो पहले की एबिलिटी है वो नई सीख नहीं पाएगा। बात वही है कहने की, जॉब शिफ्ट में हो, मंदी आने पर हो, अलग अलग नाम है सब। अभी आएगा ना, अभी तो वो भी टाइप आएगा, सीजन वाला भी आएगा सुष्मिता। अभी तो 3 हुए हमारे, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल है और साइक्लिकल है। पहले आप इन तीनों को डन करेंगे। कल क्लास नहीं लूंगा भाई, कल शनिवार है, कल क्लास नहीं लूंगा मैं आपकी। अंशु मेरे भाई, क्लास लाइव ही होती हैं सारी, कोई रिकॉर्डेड नहीं होती। मुझे रीजन तो बताइए कि क्यों बार बार आप सवाल कर रहे हैं। अगर आप ये टाइम को देख रहे हैं कि सर वहां टाइम तो कुछ और चल रहा है, हमारा टाइम कुछ और है, तो भाई ये 11 मिनट पीछे है घड़ी इस बोर्ड के अंदर। प्लीज, 20 अक्टूबर है आज, सुबह 7:46 का समय हो चुका है अब, है ना, लाइव है ना। चलो, अब मंडे को ही होगी, हाँ मंडे को होगी भाई, अब मंडे होगी, मतलब मेरी क्लास जो है आज के बाद अब वो मंडे को होगी। चलिए डन है सर, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा ये टेक्निक से होता है, ये शिफ्टिंग से, और ये इससे होगी। अच्छा, इसके बाद देखना मैंने कहा जब किसी काम में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हों, यानी अगर हम कुछ लोगों की एक प्रोडक्टिविटी को देखें तो वो 0 बनती है सर, वहां से हटा भी दिया जाए, क्लास शो नहीं करो, कोई बात नहीं, कर देगा भाई स्वाति। तो याद रखना सर, यहां पर इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ऐसा एग्रीकल्चर में होता है, रूरल में होता है, लोगों को हटाओ या लगाओ तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, जब कोई इंसान पार्ट टाइम में काम करता है, भाई बहुत लोग है ना पार्ट टाइम काम करते हैं सर, है ना, स्टडी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कर लेते हैं, या फिर एक काम कर रहे हैं दूसरी जगह भी पार्ट टाइम कर लेते हैं, कई बार ऐसा है।
या बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, आप में भी बहुत सारे होंगे कि सर जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तब तक हम एक काम करते हैं कि कोई ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। अब ट्यूशन पढ़ाने में आपकी फुल एबिलिटी यूज नहीं हो रही है, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और आपको एक बेस्ट जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रॉपर एबिलिटी का इस्तेमाल होगा जब आपको नौकरी लग जाएगी। लेकिन तब तक के लिए वाली थोड़े काम कर लिया सर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग सप्लाई के काम में लग जाते हैं कि हम ये सामान ला कर देंगे, 2-4 घंटे का ये काम रहता है, बाजार जाना, ला कर देना है दुकान वालों को, फिर अपना काम पढ़ाई का करेंगे। मतलब कुछ भी हो, जहां पर आपकी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल ना हो या आपके समय का पूरा इस्तेमाल ना हो, वो आधा रोजगार माना जाता। जो सीजन वाले काम है वो तो पता ही है सर, सीजन वाले काम सीजनल में आते हैं। जो पढ़ा लिखा हो वो एजुकेशनल में आता है। और जहां पर उद्योग कम हो, शहरों में लोग जाते हैं, काम मिलता नहीं, तो वो इंडस्ट्री। इसको नोट कर लो आराम से, मैं क्वेश्चन कराता हूं, सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। चलिए ये 8 पॉइंट पूरे नोट कर लीजिए, फिर सवाल पर आते हैं। चलिए सर, इजी है, और इसीलिए जब एजुकेशन वाले लोग, पढ़े लिखे लोग भी काम नहीं मिल पाता, वही चले जाते हैं। कोई दूसरे राज्य चला जाता है, कोई दूसरे शहर, कोई दूसरे देश, योग्यता चली जाती है देश की। भाई पहले यही होता था ना, भारत के सारे अच्छे अच्छे लोग विदेश चले जाते थे, अब नहीं होता है ऐसा, अब तो आ रहे हैं वापस। जो ब्रेन ड्रेन था वो ब्रेन गेन हो जाएगा, अब तो ना नुकसान था एक तरह से। लोग चले जाते थे, पढ़े लिखे क्वालिफाइड साइंटिस्ट बना वो चला गया, जो भी डॉक्टर बना वो चला गया, स्किल चली जाती थी देश की पहले, क्योंकि रोजगार था फिर भी नहीं मिलता था पढ़ा लिखा। बॉक्स वाला भी लिख लो, ब्रेन ड्रेन कहते हैं। बिहार के केस में क्या होता है सर, अब बिहार में इतना पढ़ा लिखा इंसान होता है, या तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, स्कूल नहीं जाता, उसे लिखना नहीं आता नाम भी, या फिर इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो ऑफिसर बन जाता है। जो ऑफिसर बनता है ना बिहार का, वो बिहार में नहीं जाना चाहता, मजबूरी में चला जाए तो अलग बात है, वरना बिहार नहीं जाता। सर बिहार जो इतने ऑफिसर देता है देश भर में, वो बिहार इतना पीछे क्यों है पढ़ाई लिखाई में? क्योंकि जो लोग वहां से क्वालिफाई होकर निकल जाते हैं वो दूसरे ही शहरों में रहते हैं, अपने शहर राज्य अपने राज्य वापस नहीं आते। या इंडिया के जो लोग पहले थे सर, विदेश चले जाते थे, जो इंडिया की क्वालिटी एजुकेशन लेते थे वो चले जाते थे विदेश। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन करना। क्योंकि एक आम इंसान जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पढ़ा लिखा जाता है ना, तो वो जो लोगों को रोजगार दे सकता था, उसके अंदर जो टैलेंट था वो भी चला गया, वो 1000 लोगों को रोजगार का कारण भी चला जाता है साथ में, जो उनको मिल सकता था। इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो आपने कहा सर सीजनल, मतलब ये हुआ जो सीजनल वाले काम है, जैसे अभी वुलन क्लोथ आ जाएंगे सर, उसका काम शुरू हो जाएगा। जैसे आइस का काम जो गर्मियों में चल रहा था, एग्रीकल्चर जो एक सीजन में होता है मोस्टली, अब तो पूरे भारतवर्ष में होने लगा। तो इस पर डिपेंड करता है। जो अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं भाई।
बस जस्ट 5 मिनट्स आप वेट करेंगे। चलिए यही कर ली। चलिए भाई देखिएगा, देखो एक सवाल पूछा गया है, ब्रेन ड्रेन का संबंध किस बेरोजगारी से है? ब्रेन ड्रेन इज एसोसिएटेड विद, देखो मैंने बताया है प्रभाकर, ये सारे क्वेश्चन अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हो चुके हैं इसमें। देखो जो करंट अफेयर है मेरे भाई, आप जाओ अपने ऐप में कैरियर विल में, और सबसे लास्ट में देखो ऑल बैचेस लिखी होगी कैटेगरी, ऑल बैचेस। उस ऑल बैचेस में जाके देखना, लिखा होगा करंट अफेयर फ्री, मेरी फोटो भी लगी है, करंट अफेयर फ्री लिखा है उसके आगे, वहां जाओ उसमें मिल जाएगी। तो आपने कहा सर ये एजुकेशन वाले में चलता है, एजुकेशन वाले में होता है कि इंसान पढ़ा लिखा हो और फिर भी वो बेरोजगार रह जाए तो वो चला जाता है, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इस सवाल का जवाब दो, बताओ क्या है ये? कुल जनसंख्या में जो काम करने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत निकाला जाए, देश में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं कुल आबादी में से, उसको क्या कहते हैं? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, लिखा है करंट अफेयर फ्री, ऐसे लिखा है, देखो नाम में लिखा है फ्री। ठीक है, तो आप कहोगे सर कुल जनसंख्या में जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट, ये बताता है कि हमारी आबादी का कितना हिस्सा जो काम कर रहा है। अल्प रोजगार या अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? अर्ध रोजगार क्या होगा? चलिए, 23 का ए था, 24 का बता, 25 का बताएं। अल्प रोजगार क्या स्थिति होगी? अल्प रोजगार का मतलब क्या होगा? देखो आंसर एज इट इज नहीं मिलेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? जहां पर हाई स्किल्ड वाले लोग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हाई स्किल वाले लोग कम जॉब कर रहे हैं, कम लेवल की जॉब कर रहे हैं सर, क्योंकि जब तक नहीं मिल रहा तब तक। जब इंसान नौकरी बदलते समय, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और देखो क्या लिखा है, जब कुछ श्रमिक नौकरी बदलते हैं और अस्थायी रूप से काम से बाहर हो जाते हैं, 26 नंबर। तो नौकरी बदलते समय जब कोई भी बेरोजगारी आती है नौकरी बदलते समय, 26 नंबर में, तो आंसर होगा फ्रिक्शनल, नौकरी बदलते समय। वॉलेंट्री का मतलब है अपनी मर्जी से, हाँ वॉलेंट्री भी आप कह सकते हो सर। वॉलेंट्री कहते हैं जब कोई इंसान खुद काम नहीं करता, ऐच्छिक। मैंने कहा ना जो नॉन विलिंग लोग हैं उनको वॉलेंट्री, वो बेरोजगारी में नहीं आता। वॉलेंट्री वाला बेरोजगारी में नहीं आएगा सर, अट से। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? जहां लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो, जहां लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो, वो छिपी बेरोजगारी। एक और सवाल है, छिपी बेरोजगारी क्या है? ऐसे भी आ सकता है
छिपी बेरोजगारी क्या है, तो आप क्या कहोगे? छिपी बेरोजगारी क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जहां पर किसी काम को ज्यादा लोग कर रहे हैं जिसको कम कर सकते हैं, जिस काम को कम लोग कर सकते हैं अगर उसको ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां छिपी बेरोजगारी है। 29, छिपी बेरोजगारी कहां होती है मुख्य तौर पर? यह सब आपके एग्जाम में आता है। छिपी बेरोजगारी किस में? महिलाओं की जो बेरोजगारी है ना, महिलाओं की बेरोजगारी वॉलंटरी है, क्योंकि या तो वो काम करना नहीं चाहती हैं या फिर उनके पास एबिलिटी नहीं है। हाउस वाइफ काम नहीं करना चाहती ना, वो वॉलेंट्री अपनी मर्जी से है, वो नॉन विलिंग है। तो एग्रीकल्चर में भी होगा, रूरल में भी होगा, एक और दो में होगा। एग्रीकल्चर और रूरल में होगी छिपी हुई बेरोजगारी। अगर देश में मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो कौन सी बेरोजगारी आ जाएगी? अगर देश में मंदी की स्थिति आ जाए तो कौन सी बेरोजगारी आ जाएगी? अगर देश में मंदी आ जाए तो साइक्लिकल होगा, चक्र हो जाएगा सर, वो चक्र वाली कहलाएगी। लेबर का बेरोजगारी दर का फॉर्मूला कौन सा सही है? बेरोजगारी दर का सही फॉर्मूला क्या है? सही फॉर्मूला क्या है? सही फॉर्मूला ध्यान नहीं दिया, रिया गलती कर जा रहे हो, रिया 37 का, सतीश भी गलत कर रहे हो 37 का। भाई इसमें क्या है, 1000, 1000 नहीं रखते हैं, 100 रखते हैं परसेंट में। भाई बी तो हो ही नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। ए और सी में आप कंफ्यूज हो, वहां देखो 1000 है और वहां 100 है, 100 होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए सर। पहले बेरोजगार रखेंगे, उसको भाग करेंगे लेबर फोर्स से। कार्यबल में कितनी आबादी के लोगों को लिया जाता है? कार्यबल में कितनी आबादी के लोगों को लिया जाता है? 15 से 59, 15 से 59, ये सारे सवाल हैं। तो ऐसे सवाल जो बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास वो मैंने आपको कराए। कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ सर अब तो हो जाएगा हमसे। अगर इस तरह के सवाल आएंगे एग्जाम में तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम एक एक सवाल के बारे में जान चुके हैं और इसी तरह का सवाल हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे सवालों को आपको याद रखना है। और जैसे एक सवाल ये आया था कि जो नौकरियां हैं उसका पैटर्न जो होगा, अब इजी लग रहा है ना, बिल्कुल लगेंगे। तो जो नौकरियों का पैटर्न है, नौकरियों की जो जरूरत है और जो आपके अंदर उपलब्धता है, जो आपकी एबिलिटी है, वो बेमेल है, मैच नहीं कर रही। आपको आता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ठीक करना और मांग है वहां पर कि एलसीडी ठीक करना है, बताओ। तो मैंने ये बताया था सर, जहां पर आपकी एबिलिटी इस्तेमाल ना होती हो, जहां पर आपकी एबिलिटी कम पड़ जाती हो, सर आपको आता है ऑफलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन की डिमांड आ जाए तब क्या करोगे? ये फर्क है। पीएनजी अलग से सेंड कर देना, नहीं भाई ये पीएनजी अलग से नहीं, इसी क्वेश्चन में ऐड करूंगा। कल में भी देखिए गरीबी में भी ऐड किया मैंने, गरीबी में भी कुछ क्वेश्चन ऐड करके दिए हैं और अब बेरोजगारी में भी। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे मंडे को अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।